जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एमएम एकेडमी ऐप पर जो ज्योग्राफी कोर्स है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, और इसी के साथ हमारे कई सारे जो कोर्सेस है आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए अब तक अगर आपने एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। अब यहाँ पर जब हमारा ज्योग्राफी कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उस पर बेस्ड कुछ टेस्ट जो है वो भी लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर टेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ा है या नहीं, वो आपको याद है या नहीं, ये पूरी जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। तो वो मैं आपसे करवा ही लूंगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट टेस्ट है। ऐसी कई सारी टेस्ट जो है वो आती रहेगी। अब ये फर्स्ट टेस्ट है इसीलिए यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी के जितनी भी टेस्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एमएम एकेडमी ऐप पर ही देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ ज्योग्राफी की टेस्ट है, लेकिन ऐसे सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट जो है वो आती रहेगी, जिससे कि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और यहाँ पर काफी ट्विस्ट टर्न, मतलब पूरा समझ लीजिए आप पूरा निचोड़ देंगे हम। मतलब आपको किसी भी तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसका इजीली जवाब दे पाओ। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अलग अलग जो एलिमिनेशन मेथड्स होती हैं उसको भी देखेंगे। जिससे क्या होगा कि अगर इन केस एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, ये भी हम इस प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भी सवाल हम देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश में भी रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन हिंदी में भी रहने वाले हैं। तो आप जो भी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उसका जवाब जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। और पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है उसके बाद आपको जो जवाब है वो खुद के दिमाग में बिठा लेना है, और उसके बाद देखना आपका जवाब सही है या नहीं। और फिर आपको देखना है कि कितने जवाब आपको सही आते हैं। यहाँ पर अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो मिनिमम मिनिमम आपको जो 16 प्लस है ये मिलना चाहिए। मतलब 10 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के हैं, और 16 प्लस मतलब ऐसा नहीं कि 8 क्वेश्चन सही है 2 रॉन्ग है तो आपके 16 हो गए ना। इसमें आपको जो आपके गलत हो रहे हैं वो भी आपको उसके माइनस करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये लेवल कौन सी है, लेवल इजी है। अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो इजी टू मॉडरेट हम लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा मॉडरेट रहेगा। देन उसके बाद मॉडरेट टू टफ रहेगा। एंड देन फाइनली हम टफ जो है उस तरह क्वेश्चन जो है वो हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो काफी मजा आएगा। ये जो सीरीज है पूरी, यूपीएससी अगर आप दे रहे हो, स्टेट पीएससी अगर आप दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव, उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके सामने पहला सवाल जो है वो निकल कर आ रहा है। कंसीडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको बोले गए हैं और सही तरीके से स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। यही फिर आदत हमें लग जाती है एग्जाम के लिए, जल्दबाजी नहीं करना है। पहला है, वाटर वेपर जो है वो डिपेंड होता है टेम्परेचर पर, और ये इंक्रीज होता है इक्वेटर पोलवर्ड साइड एंड डिक्रीज होता है अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल। क्या बोला गया है, ये जो वाटर वेपर्स है ये टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं, और ये इंक्रीज होते हैं इक्वेटर से हम जैसे जैसे पोलवर्ड साइड जाते हैं, और उसी के साथ साथ जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो ये डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वाटर वेपर जो है क्लाइमेटिकली इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस भी है और ओजोन डिप्लीटिंग गैस भी है। तीसरा है, वेपर जो है ये ट्रांसपेरेंट इनकमिंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस के लिए है, और जो ट्रांसपेरेंट नहीं है किसके लिए, आउटगोइंग शॉर्ट वेव रेडिएशंस के लिए। ठीक है, तो अगर आपने सही तरीके से क्लाइमेटोलॉजी देखा है, क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको इजीली इसका जवाब जो है वो आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, वाटर वेपर जो है डिपेंड है टेम्परेचर पर। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हमने देखा हुआ है कि टेम्परेचर अगर राइज होता है तो हमें इवापोरेशन जो है वो होता हुआ देखने को मिलता है। इवापोरेशन मतलब वाटर वेपर जो है वो निकलते हैं। ये इंक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोलवर्ड साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारी अगर अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारा इक्वेटर। अब यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर हमारा पोल देखने को मिलता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने क्या बोला है कि वाटर वेपर जो है इंक्रीज होते हैं फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोलवर्ड साइड। अब इक्वेटर टुवर्ड्स द पोलवर्ड साइड इंक्रीज होते हैं क्या, इक्वेटर जो है वहां पर हमें बहुत ज्यादा इंसुलेशन देखने को मिलता है, वहां पर हमें परपेंडिकुलर जो सनरेज है वो देखने को मिलती है। अब वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है होता है, टेम्परेचर हाई है, प्लस वहां पर जो प्रेसिपिटेशन है वो भी हाई है, इवापोरेशन जो है वो भी बहुत हाई है। तो अब इवापोरेशन जब बहुत हाई हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो वाटर वेपर्स है काफी ज्यादा रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम पोलवर्ड साइड जाते हैं वहां पर सनरेज कम होती जाती है, इंसोलेशन कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है।
टेम्परेचर कम है, इवापोरेशन कम है, इवापोरेशन कम है, वाटर वेपर्स कम है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलवर्ड साइड जाते हैं तो वाटर वेपर्स की संख्या जो है वो कम होती जाती है, ना कि इंक्रीज होती है। इसीलिए यहाँ पर ये जो रहेगा ये गलत रहेगा। दूसरा अगर हम देखते हैं वाटर वेपर जो है क्लाइमेटिकली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन डिप्लीटिंग गैस नहीं है। अगर ओजोन डिप्लीटिंग गैस होती तो आपको सोचो, लॉजिकली देख लो ना यार, अगर ओजोन डिप्लीटिंग गैस होती तो फिर तो अभी तक हमारा ओजोन जो है खत्म हो चुका होता, इतना वाटर वेपर जो है वो हमें इवापोरेट होता हुआ देखने को मिलता है ना। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट काफी गलत है। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो वेपर जो है ट्रांसपेरेंट है फॉर इनकमिंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर पावरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सन है तो इसमें से सनरेज जो है वो निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर अर्थ पर जब आ रही है, मैंने आपको बताया था कि सन से जब निकल कर आ रही है वो बच्चा है, सन से जब निकल कर आ रही है अर्थ पर आ रही है तो बच्चा है, ऐसा समझो, है ना। वो अर्थ पर आ रही है, बच्चा समझो। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर जब आ रही है तो ये होती है, जब इनकमिंग होती है शॉर्ट वेव होती है, एंड जब वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो वो बड़ी हो गई है, अब एजेड हो गई है, मैच्योर्ड हो गई है, तो वो लॉन्ग वेव रहती है। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उल्टा दिया हुआ है, मतलब इनकमिंग लॉन्ग वेव बोला गया है, इनकमिंग लॉन्ग वेव नहीं होता है, इनकमिंग शॉर्ट वेव होता है, एंड आउटगोइंग लॉन्ग वेव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। इसीलिए तीनों स्टेटमेंट जो है वो सीधे सीधे गलत है। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर डी जो है इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर दिया है, वाटर वेपर जो डिपेंड होता है टेम्परेचर पर, डिक्रीज होता है इक्वेटर टुवर्ड्स द पोलवर्ड साइड, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन डिप्लीटिंग गैस नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज हाइट इन दिस लेयर। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन हाइट इन दिस लेयर। दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो डिवाइड ऑफ एनी वेदर फिनोमिना एज देयर इज नो सर्कुलेशन ऑफ विंड्स। और तीसरा है अनलाइक ट्रोपोस्फियर, ये जो लेयर है नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ फॉर्म इन दी बायोस्फीयरिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसका जवाब क्या है, जवाब जो है वो इसका हमें देखने को मिलता है वन ओनली। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो है इंक्रीज होता है स्ट्रेटोस्फीयर, पता है ना, लेयर्स पता है ना, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमें ट्रोपोस्फियर जो है ये देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें ओजोन जो है ये देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें स्ट्रेटोस्फियर जो है ये देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर अलग अलग लेयर जो है वो हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था आई मोस्ट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ओजोन है, बराबर है। अब ये जो ओजोन है इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर है, लेकिन यहाँ पर ओजोन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ओजोन जो है वो हमारे अर्थ की तरह एक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी सन के रेडिएशन आ रहे हैं ये पूरी कैप्चर कर रही है जो हार्मफुल रेडिएशन है। तो इसलिए ये ओजोन लेयर जो है वो गर्म हो जाती है। ओजोन लेयर गर्म है तो इसलिए हम जैसे जैसे उसके करीब जाएंगे वैसे वैसे हमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज हाइट इन दिस लेयर, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखते हैं डिवाइड है ऑफ एनी वेदर फिनोमिना, वेदर फिनोमिना तो नहीं होता है, लेकिन जो विंड्स की सर्कुलेशन है वो तो होती है। मतलब जो हमारे प्लेन्स है, फ्लाइट्स है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में जाती है, क्योंकि इस तरीके की विंड जो है हमें देखने को नहीं मिलती है जिससे कि उसमें टर्बुलेंस जो है वो क्रिएट करे, ठीक है, लेकिन विंड सर्कुलेशन जो है वहां पर होती है, तो ये गलत हो जाता है। तीसरा अगर हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर लेयर जो है नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टाइम बायोस्फेरिक इकोसिस्टम। क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ए जो है इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीजेस, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर जो डिवाइड ऑफ वेदर फिनोमिना, लेकिन सर्कुलेशन जो है वो देखने को मिलता है। और स्ट्रेटोस्फीयर जो इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इसमें ओजोन जो है वो देखने को मिलती है, ओजोन है, अगर वो नहीं होती तो भैया लाइफ ही नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है इसको, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन द हाइट इन दिस लेयर, ये सभी को पता होता है, नॉर्मल अगर किसी ने बेसिक पढ़ाई की है उसको भी पता होता है कि ये सही है। अब जब सही है तो यहाँ पर ये और ये सीधा ही गलत हो जाता है, ठीक है। अगर आपको एक भी पता है तो सीधा आप उसका जवाब जो है वो निकाल सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। जो इंसुलेशन है मतलब जो सूर्य की किरणें आ रही है, सूर्य प्रकाश आ रहा है, उसके इंसुलेशन पर कौन कौन सी चीजें फैक्टर जो है वो यहाँ पर अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, कि कहाँ पर ज्यादा होगा कहाँ पर कम होगा, क्या अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर पहला आ रहा है अल्टीट्यूड, दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है लेंथ ऑफ डे, जो दिन की लेंथ है। देन सनस्पॉट हमें देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए सूर्य प्रकाश जो आ रहा है
इसमें हम सीधे सीधे तरीके से ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इसको बच्चा भी बोल देगा कि हाँ बिल्कुल सही है। मतलब मैं अगर बच्चे को भी बताऊं कि देखो ऐसा है कि कौन सा फैक्टर इसमें से इन्फ्लुएंस करता होगा, जो सूर्य प्रकाश है वो जमीन पर आ रही है, ठीक है, तो उसमें एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर क्लाउड्स है तो सूर्य प्रकाश जो है वो नहीं आ सकता है, सूर्य किरणें जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच सकती है। तो बच्चे बोले हाँ बिल्कुल सही है, तो ये तो अफेक्ट करता है, ठीक है भैया हम इसको अब बोल देंगे करता है। बाकी अब यहाँ पर जो डी है वो रहना ही चाहिए। अब जब डी यहाँ पर रहना चाहिए तो फिर ये और ये तो सीधा हम एलिमिनेट कर लेंगे। अब बचे कौन से, नीचे के दो बचे, है ना, नीचे के दो बचे। अब यहाँ पर बी और डी हो सकता है या बी सी और डी हो सकता है, मतलब ए जो है ये 100% नहीं है। लेंथ ऑफ डे, अब बच्चे को भी अगर मैं बताऊं कि सूर्य प्रकाश जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा, सबसे पहला तो उसका जवाब यही रहेगा कि ज्यादातर सूर्य जो है वो रहना चाहिए, तब जाकर सूर्य प्रकाश पड़ेगा ना। ज्यादा दिन रहना चाहिए तब जाकर सूर्य प्रकाश पड़ेगा। अगर सुबह 11 बजे से लेकर तो दोपहर के 3 बजे तक ही अगर सूरज है तो उसका सूर्य प्रकाश उतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सुबह 11 बजे से लेकर तो रात को 11 बजे तक अगर सूर्य है तो उसका प्रकाश ज्यादा पड़ेगा। तो इसे लेंथ ऑफ द डे जो है ये तो बिल्कुल 100% सही है ना। एंड सन स्पॉट अगर हम देखते हैं तो सन स्पॉट जो है उसका बिल्कुल यहाँ पर इंसोलेशन का अफेक्ट पड़ता है, हमने सन स्पॉट में देखा हुआ है ना। तो इसलिए यहाँ पर तीनों जवाब जो है बिल्कुल सही है, इसका जवाब हमें बी सी डी जो है वो देखने को मिलता है। तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इंसोलेशन का हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हमारे लेक्चर्स में, है ना। एंगल ऑफ सन रेज, एंगल कैसा है, इससे तो इक्वेटर पर ज्यादा, फिर पोलवर्ड साइड जाते हैं तो वहां पर कम देखने को मिलता है। लेंथ ऑफ डे, देन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन, है ना, अर्थ और सन से कितना डेर, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सन स्पॉट, तो ये सभी फैक्टर्स है जो यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड। यहाँ पर काफी आसान है, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन जो है ये हमें देखने को मिलता है आज के लेक्चर का। अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, यहाँ पर जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एल्बेडो कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर स्कैटरिंग जो है वो तो ऐसा आता है ना, यहाँ पर सनरेज आ रही है और यहाँ पर अगर कोई कंकड़ है तो उससे यहाँ पर स्कैटर हो रही है ना। रिफ्रैक्शन भी नहीं बोलते हैं इसको, हम कहते हैं अल्बेडो, अल्बेडो इफेक्ट, है ना। मतलब यहाँ पर अगर 100% सनरेज आ रही है, 90% रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका 90% जो है वो रहेगा कौन सा, आइस, ये सब का रहता है। तो अल्बेडो इसका जवाब है। यहाँ पर अल्बेडो जो डिफाइन होता है पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ बॉडी, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो यहाँ पर क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर जाती है ना। हीट बजट में हमने इसके बारे में अच्छे तरीके से देखा हुआ है, हीट बजट के लेक्चर में। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विद रेफरेंस टू द हीट बजट ऑफ अर्थ। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, जो हीट बजट है हमारा उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सरप्लस हीट एनर्जी जो है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द पोल। याद कीजिए हीट बजट का लेक्चर, उसमें हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ा था, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहां पर सरप्लस है, कहां पर डेफिसिट है आ रहा है ना। टुवर्ड्स द पोल एज ट्रॉपिक्स जो है वो हीट अप होता है एंड हाई लैटिट्यूड जो है वो परमानेंटली फ्रोजन रहता है। दूसरा है अगर इनकमिंग हीट और आउटगोइंग हीट जो है वो बैलेंस ना हो तो अर्थ जो है वो आइदर ग्रेजुअली वार्मर हो जाएगी या कूलर हो जाएगी। हमारी जो अर्थ है हमें वार्मर कूलर नहीं, बराबर बैलेंस देखने को मिलती है, क्योंकि जितनी हीट आ रही है उतनी हीट जाती भी है। याद कीजिए हमारा हीट बजट का लेक्चर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो, अगर इनकमिंग ज्यादा हो जाए, आउटगोइंग कम हो तो वार्मर हो जाएगी, इनकमिंग कम हो, आउटगोइंग ज्यादा हो जाए तो वहां पर कूलर हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर हम देखते हैं तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ जो है वो बैलेंस रहती है थ्रू आउट, एंड बैलेंस जो है उसको हीट बजट जो है हम कहते हैं, है ना। हमारा जैसे बजट होता है कि सरकार के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है ना। अर्थ जो है वो यहाँ पर प्रोग्रेसिवली हीट अप और इवन कैन प्रोसीड टुवर्ड्स इंटेंस कूलिंग, जो यहाँ पर वेदर नेट लॉस गेन कितना हो रहा है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्फ्लुएंस टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, ये किसी भी जगह की जो टेम्परेचर है उसको अफेक्ट कर सकता है। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर एंड प्रिवेलिंग विंड्स। तो कौन सा इसमें से अफेक्ट करता है टेम्परेचर किसी भी प्लेस की। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका जवाब जो है हमें डी देखने को मिलता है 1, 3 एंड 4। तो मतलब ये है लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, क्योंकि लैटिट्यूड अगर हम देखते हैं तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो इक्वेटर है वहां पर गर्म रहेगा, ट्रॉपिक्स में गर्म रहेगा, टेम्परेट में ठंडा रहेगा, पोलवर्ड में बहुत ठंडा रहेगा।
अल्टीट्यूड अगर हम देखते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब हिल स्टेशन पर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है, तो बिल्कुल सही है। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, हाँ, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं, हमने देखा हुआ था, है ना। इंक्लिनेशन जो होता है, जो अर्थ इंक्लाइंड है, वो यहाँ पर मैटर करती है। करीब है दूर है, वो कोई खासा फर्क नहीं पड़ाता है। नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, अगर हम वाटर मतलब कोस्टल एरिया के करीब है तो वहां पर टेम्परेचर अलग रहेगा, अगर हम अंदर साइड है तो वहां पर टेम्परेचर अलग रहेगा, है ना, क्योंकि विंड जो है वो आना जाना करती रहती है। प्रिविलिंग विंड्स, विंड्स कैसे चल रही है, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही होता है ना। इसका जवाब जो है वो हमें D134 देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा लेक्चर का स्क्रीनशॉट है, जो हमने लेक्चर लिया था हमारा ज्योग्राफी का, उसका ये एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाला है, जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। उसमें था लैटिट्यूड, नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, ग्राउंड स्लोप, प्रिवेलिंग विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ग्राउंड सरफेस, अल्टीट्यूड एंड ओशन करंट्स। तो ये सभी फैक्टर्स है। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ये इन्फ्लुएंस करता है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, लेकिन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विच इज द रीजन डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी लैंड है, वाटर है, उसका जो डिफरेंशियल हीटिंग होता है, ठीक है, कम ज्यादा जो हीटिंग होती है, उसके कारण यहाँ पर बोले गए हैं, तो कौन सा कारण सही है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मच ग्रेटर देन द लैंड, जो वाटर है उसका स्पेसिफिक हीट जो है काफी ज्यादा है लैंड के मुकाबले। ओशनिक एरिया जो है ये जनरली क्लाउडेड एंड हेंस वो लेस इंसोलेशन रिसीव करती है लैंड सरफेस के मुकाबले। रिफ्लेक्शन जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का फ्रॉम द ओशनिक वाटर सरफेस इज फार मोर, ठीक है, लैंड सरफेस से रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर इंसोलेशन का प्रॉब्लम आता है। देन उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी जो है लैंड की वो हाई रहती है कंपेयर टू वाटर। तो अब ये चारों में से कौन सा जो है वो सही है, मतलब पानी की वैशिष्ट गर्मी भूमि की तुलना में बहुत अधिक है, ये आप हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जवाब सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, मतलब जो डिफरेंशियल हीटिंग है सभी यहाँ पर कारण है, ठीक है। मतलब बट ऑब्वियस है यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब अल्बेडो जो है वाटर का बहुत ज़्यादा है, तो आधी ज़्यादा जो गर्मी है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो हमारी लैंड है वो इसको ग्रास्प कर लेती है, ले लेती है, इसलिए गर्म होती है। ओशनिक एरिया जो है क्लाउडेड रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इवापोरेशन होने की वजह, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, इवापोरेशन होने की वजह से वहाँ पर जो कंडेंसेशन है वो जल्दी हो जाता है, इससे क्लाउडेड हमें देखने को मिलता है। तो क्लाउडेड है तो फिर सनराइज आ नहीं पाएंगे, है ना। वो भी फिर ओपेसिटी जो है लैंड की वो हाई होती है, स्पेसिफिक हीट जो है वो ग्रेटर होती है लैंड से, तो सभी यहाँ पर हमें सही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंशियल हीटिंग जो है कॉज किसकी वजह से होती है, तो ये 6 फैक्टर्स है। क्लाउड ओवर द ओशन, रिफ्लेक्शन, एल्बेडो ऑफ वाटर, हाई स्पेसिफिक हीट, मोर इवापोरेशन फ्रॉम सी, मोबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर मूव होते रहता है, लैंड वहीं पर रहती है, देन ओपेसिटी ऑफ लैंड वर्सेस ट्रांसपेरेंट ऑफ वाटर। तो ये 6 फैक्टर्स है जिसके वजह से डिफरेंशियल हीटिंग जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और वहां पर टेलीग्राम पर फॉलो करना है, वहां पर आपको जो पीडीएफ है वो मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, व्हाट आर दी पॉसिबल कंडीशंस ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। जो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, मतलब नॉर्मली क्या है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो इन्वर्जन हो गया, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन जो है कंडीशन ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन का कौन कौन सा होता है, लॉन्ग विंटर नाइट्स, देन सेकंड है प्रेजेंस ऑफ विंड, देन है क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड सरफेस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें 1 और 3 जो है वो हमें सही देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब प्रेजेंस ऑफ विंड जो है ये बिल्कुल नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं है। लॉन्ग विंटर नाइट्स होने चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट अगर है तो ये तो जमीन जो है वो ठंडी रहेगी एज कम्पेयर टू ऊपर के मुकाबले, ठीक है। नहीं तो क्या है, हमेशा ऊपर का ठंडा रहता है, नीचे का जो है वो गर्म रहता है। फिर उसके बाद क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई रहना चाहिए, तभी जाकर तो पूरा निकल पाएगा ना बाहर। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड सरफेस, मॉइस्ट एयर ना 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 ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर 1 और 3 जो है इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। लेक्चर याद कीजिए, लेक्चर में ये लेक्चर का ही स्क्रीनशॉट है जो हमने लेक्चर में पढ़ा है कि फेवरेबल कंडीशन जो है फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, लॉन्ग विंटर नाइट्स रहना चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई रहना चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर रहना चाहिए, है ना, मॉइस्ट एयर नहीं ड्राई एयर रहना चाहिए। देन स्टैटिक या स्लो मूवमेंट ऑफ एयर रहना चाहिए, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस, तो यहाँ पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो है ऑफ इंसोलेशन रहेगा, मिक्सिंग ऑफ हीट जो है लोअर लेयर से नहीं होगी, है ना। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, तो ये हमने ऑलरेडी हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन जो है कॉज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉल्केनिक इरप्शन जो है ये क्या कॉज करता है, क्या कॉज कर सकता है, क्या हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। तो पहला यहाँ पर मास एक्सटिंक्शन जो है स्पीशीज का, पूरा स्पीशीज ही खत्म हो गया,
डाइवर्जन जो है नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का, जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम में कोई नदी बह रही है वो पूरी अपनी जो मोड है वो ले लेगी। देन यहाँ पर किलर एसिड रेन जो है वो हो सकता है। फिर अल्टर रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ, है ना, यहाँ पर क्या होगा, जो रेडिएशन बैलेंस है अर्थ का वो अल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो सही देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सभी बिल्कुल सही है। मतलब मास एक्सटेंशन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्केनो निकला वहां पर आसपास कुछ रहा, सब खत्म, है ना। जो ड्रेनेज सिस्टम है क्योंकि इतना भयानक वो होता है कि पूरा अपना बीच में वो पहाड़ क्रिएट कर सकता है, बीच में वो कुछ क्रिएट कर सकती है जिससे कि नदी जो है अपना कोर्स चेंज कर ले। एसिड रेन, क्योंकि वहां से एशेस ये सब बहुत ये पार्टिकुलेट निकलते हैं, है ना। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं वॉल्केनो इरप्शन जो है अर्थ की टोपोग्राफी को अल्टर कर सकता है, फिजिकल फीचर को अल्टर कर सकता है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो सकता है। पॉइजनस गैसेज जो है रिलीज होते हैं इरप्शन के दौरान, वो एसिड रेन जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं। इससे सभी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अर्थ जो है वो लेयर्ड है लाइक एन ओनियन बिकॉज ऑफ विच प्रोसेस। अर्थ जो है हमारी पृथ्वी जो है वो लेयर्ड है ओनियन की तरह, जो ओनियन होता है ना एक के बाद एक निकाल के। तो ये कौन सी प्रोसेस के दौरान, डिफ्रेंसिएशन बाय डेंसिटी एंड डिफ्रेंसिएशन बाय कंपोजिशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर घनत्व द्वारा विभेदन और रचना द्वारा भिन्नता, तो ये दोनों में से यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों ही बिल्कुल सही है, जो डेंसिटी है एंड कंपोजिशन है दोनों ही यहाँ पर हमें सही जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ जो है एज प्रोटोप्लैनेट, ये कोल्ड रॉक था, है ना। तीन चीजें जो है वो हुई जो हमने ऑलरेडी हमारे लेक्चर में देखी हुई है ज्योग्राफी के एमएम एकेडमी ऐप के। तो इसीलिए अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे एमएम एकेडमी ऐप के, मतलब उसमें आप देखोगे तो एनसीईआरटी बोलिए, उसमें जो किताबें होती है, मेन किताबें होती है वो बोलिए, सभी का पूरा निचोड़ के उसमें वीडियोस बनाए गए हैं। वो वीडियोस हाई क्वालिटी के हैं जहां पर आपको सारी ही चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेटेराइट जो है हीट हो रहे थे अर्थ को, है ना, मेल्टिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, रेडियो एक्टिव डीके जो है एलिमेंट्स का, यूरेनियम का, थोरियम का, पोटेशियम का, वो हो रहा था। अर्थ का खुद का जो वेट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्म हो रही थी हीट एनर्जी में, ठीक है। तीन चीजें वहां पर हो रही थी। इसके वजह से हेवी मेटल जो है आयरन के वो कोर में सेटल होते जाते हैं, गोल 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 घूम रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने अगर कुछ समझ लो सैंड डाली है, हमारी बकेट है, बकेट में पानी है, उसमें सैंड डाली है और पानी को हम गोल 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 घुमा रहे हैं, तो सैंड जो है वो सेंटर में जाती हुई हमें देखने को मिलती है। उसी तरह यहाँ पर भी जो हाई मटेरियल थे, आयरन ये सब, ये कोर में जा रहे थे। लाइटर मटेरियल जो है वो यहाँ पर टॉप पर आ रहे थे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो के खत्म होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सवालों की, क्योंकि ये लेवल काफ़ी इजी था, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट इसमें हम इजी टू मॉडरेट जाने वाले हैं। और लेकिन वो लेक्चर जो है आपको एमएम एकेडमी ऐप पर ही देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप जो ऐप है उसको डाउनलोड जरूर कीजिए और वीडियोस को जो है वो एंजॉय कीजिए। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, लोवेस्ट प्राइसेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।